हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सब सही होंगे, है ना? तो आज फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल नॉलेज बीज पे, ठीक है? जहां हम आपको हर तरफ से देते हैं हर तरह की जानकारी, ठीक है? खास करके नॉलेज बेस्ड, जो कि आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ही फ्रूटफुल होती है ना? तो उसी चीज़ को देखते हुए, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे की वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जो कि आज जो वीडियो लेक्चर है हमारा वो है इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड, है ना? सब लोगों का यही एक क्वेरी था कि सर एक बार इकोनॉमिक्स की क्लास ले लें, तो आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं इकोनॉमिक्स की क्लास, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स का मतलब आप लोग क्या समझते हो, है ना? इकोनॉमिक्स होती क्या है, ठीक है? कहते किसको इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो अगर मैं इसका जवाब देने जाऊं, है ना, तो इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है ना? इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं द ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है, जिसमें कि हम प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना? उसके कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ग्रेन्स उगाया, ठीक है, हमने प्रोडक्शन किया, ठीक है, अब उसका हमने कंजम्पशन करा, ठीक है। अब कंजम्पशन करने के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा बचता है हम उसको कहीं ना कहीं बेचेंगे तो, है ना, कुछ वेल्थ तो आएगा, है ना? तो इन सब का ट्रांसमिशन, इन सब का जो है स्प्रेड को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ की। अगर सही मामले में बात की जाए तो इकोनॉमिक्स के फादर की अगर बात करी जाए, जो आई थिंक कि आपके एसएससी एग्जाम्स में काफी बार पूछ चुका है कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है ना? तो उसका सीधा सा जवाब है एडम स्मिथ को। एक एडम स्मिथ ही ऐसे थे जिनको कि हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इतना आप लोगों ने जाना तो एक चीज बताइए कि सब लोगों का ये कहना होता है कि इकोनॉमिक्स जो है, चाणक्य के ज़माने में अगर मैं पीछे चले जाऊँ थोड़ा-सा पीछे, है ना? तो चाणक्य के ज़माने में इकोनॉमिक्स चलता था, लोगों का कहना है कि सर अर्थशास्त्र था पहले भी, तो वो क्या था? तो मैं आपको क्लियर सी एक लाइन बता दूँ कि वो जो अर्थशास्त्र था और ये जो इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र है, वो काफ़ी अलग है। अलग कैसे है तो मैं बिल्कुल बता दूँ, ये इकोनॉमिक्स जो है हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो जो अर्थशास्त्र जो था, वो किसके ऊपर था? वो था राजा महाराजा के ऊपर, है ना? किसको दंड कैसे देना है, अपने प्रजा के लिए क्या करना है, ठीक है? अपने राज्य को कैसे चलाना है। दैट वाज टोटली डीलिंग विथ पॉलिटिकल साइंस, है ना? वो एक पॉलिटिकल साइंस के बारे में डील करता था, ठीक है? तो वो अर्थशास्त्र अलग था, लेकिन ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो अलग है। समझ में आया आपको? ठीक है, अब मैं बात करूं कि इकोनॉमिक्स, जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, हमने ये जान लिया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, कि वैसा कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज जहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ की। लेकिन अब इकोनॉमिक्स होता कितनी तरह का है, ठीक है? इकोनॉमिक्स किसको कहेंगे हम, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स जो है दो तरीके का हो सकता है। एक जो हम डिवाइड करते हैं माइक्रो, और दूसरा जो इकोनॉमिक्स को मैं डिवाइड करता हूँ वो किसमें है? मैक्रो। ठीक है, नाम से पता चल रहा है माइक्रो मीन्स छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है? तो अगर जैसे मान लो कि आप घर से कहीं निकलते हो, ठीक है, किसी आसपास के शॉप पे जाते हो, मान लो तेल राशन कुछ भी खरीदने जाते हो, आप क्या करते हो? एक बार्टर सिस्टम अपनाते हो, आप पैसे देते हो, उसके बदले वो आपको प्रोडक्ट देता है ना? इससे क्या होता है, उसकी इकोनॉमी बढ़ती है, बढ़ी ना? लेकिन किसकी बढ़ी? सिर्फ बायर की बढ़ी और सेलर की बढ़ी। यही हुआ ना? जो सेल कर रहा था उसकी इकोनॉमी बढ़ी, तो वहां पे क्या हुआ? इंडिविजुअल गेन हो रहा है ना? मतलब इकोनॉमिक्स तो ये भी चल रही है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हुआ है, बायर ने सेलर को वेल्थ दिया, इट मीन्स की ट्रांसफर हुआ है, लेकिन एक छोटे पैमाने पे हुआ है, एक इंडिविजुअली हुआ है ना? एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे हुआ है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना? मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को हुआ है, इट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स तो यहाँ भी हुआ है, लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन वही अगर मैं देश की बात कर लूँ, कि मान लो जैसे इंडिया ने कुछ वेल्थ जो है ट्रांसफर करा, इंडिया ने कुछ वेल्थ ट्रांसफर करा यूके को, यूएसए को, किसी को, कोई प्रोडक्ट वहां से इंपोर्ट करवाया, है ना? तो उसके चार्जेस तो आप दोगे ना, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री से अगर कुछ आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा रहे हो, इट मीन्स क्या? कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट करवा रहे हो, तो आप ट्रांसफर ऑफ वेल्थ तो करोगे ना, है ना? तो वैसी कोई चीज जो कि एक इंटरनेशनल पैमाने पे हो जाए, है ना, नेशनली छोड़ के इंटरनेशनल पैमाने पे हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? नेशनल नेशनल लेवल पे हो जाए उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स।
है ना। तो इकोनॉमिक्स दो भागों में बांटा गया, पहला जो था माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब छोटा, इट मीन्स कि इंडिविजुअली वो डील करता हो, है ना। इकोनॉमिक्स हो रही है लेकिन 1 to 1 पर्सन पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब क्या है कि ये इंटरनेशनल बात आ जाती है, इंटरनेशनली डील हो रहा है, इंटरनेशनली कंजम्पशन हो रहा है, इंटरनेशनली प्रोडक्शन हो रहा है ना, इंटरनेशनली ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो ये जनरली है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने समझा क्या, इकोनॉमिक्स के बारे में समझा, इकोनॉमिक्स कितने तरह के होते हैं वो समझा, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो क्या होता है हमने वो भी देखा। अब मैं बात कर लूं इकोनॉमिक सिस्टम की, है ना। जो अभी हमने फॉलो करा है वो क्या करा है, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अब इकोनॉमिक सिस्टम की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है होता कितने तरह का है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना। क्योंकि अगर आप देश चला रहे हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम भी तो होगा कुछ। तो अगर उस अगर उस लेवल पे अगर देखा जाए, अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है 4 तरह का होता है ना। जिसका नाम मैं अभी ले रहा हूँ, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। ये चारों को हम वन बाय वन डील करेंगे कि आखिर कमांड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है ना। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल पे। ट्रेडिशनल नाम से बिल्कुल आप देखो, नाम से आप पहचाना करो, नाम से आइडेंटिफिकेशन लिया करो कि व्हाट डू मीन बाय द ट्रेडिशनल, है ना। तो वी कैन डिफाइन इट कि समथिंग दैट इज बेस्ड अपॉन द रिचुअल्स, है ना। दैट इज समथिंग व्हिच इज बेस्ड अपॉन रिचुअल्स, बिलीफ्स। Okay, so in earlier phase of life, what the people were doing, they were using the barter system. Okay, barter system करने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी सामान दे रहे, जैसे गेहूं दे रहे हैं, उसके बदले कुछ और ले रहा हूँ, है ना, गेहूं के बदले चावल ले रहा हूँ, है ना। तो एक बिलीफ के ऊपर किसी चीज को हम देते थे और उसकी उस चीज के बदले हम हमें कोई और वस्तु मिलती थी, है ना। इट मीन्स कि एक्सचेंज होता था, किसी गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो वो पहले के जमाने के एक ट्रेडिशनली कोई चीज फॉलो किया जाता था, है ना। उस रूल को जनरली उस तरह के अगर इकोनॉमिक सिस्टम चलता था उसको क्या हम बोलते थे, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अब दूसरा आता है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कि एनीवन हैज ए कमांड ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। तो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का जनरली जो हमारे पास वाइटल रिसोर्सेज है उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी इकोनॉमिक सिस्टम पे होता है। इट मींस कि जो कुछ भी वाइटल रिसोर्सेज हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के अंडर पे कंट्रोल हो रहे हैं, है ना। इट मींस कि प्राइवेटाइजेशन फिलहाल नहीं है ना। उसको क्या बोलते हैं, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। मींस पूरा का पूरा पावर जो है, मोस्ट ऑफ द पावर जो है सेंट्रलाइज्ड पावर के हाथों में है, ठीक है। अब आते हैं मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट मींस कि इसमें जनरली गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो और वाइटल रिसोर्सेज जो है किसके थ्रू रेगुलेट होते हैं, वो होते हैं बायर्स और सेलर्स के थ्रू, है ना। इट मींस कि जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं उसका इसमें जो है रिएक्शन जो होता है काफी कम होता है ना। इट मीन्स कि गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ही कम होता है। जैसे इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम अभी चल रहा है कहाँ पे, अमेरिका में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है। लेकिन अब लास्ट जो आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग ड्यूअल इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी आ जाते हैं, है ना। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ पे फॉलो किया जाता है, वो हमारे इंडिया में किया जाता है ना। जहाँ पे दोनों चलता है। कुछ कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियली रेगुलेट हो रहे हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर के थ्रू जो है रेगुलेट हो रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ इसमें रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर सकती है। जैसे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकती है ना। और दूसरी मैं बात करूं माइंस, ये कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकते हैं, है ना। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में जानबूझ कर रखी हैं क्योंकि इसे प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा वो इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में देखा कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी चलती है ना। तो हमने समझा क्या कि इंडिया के पास कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। अब जो चीज अभी मैंने बताई, जो बात मैंने अभी बताई कि इंडिया इज हैविंग द मिक्स्ड इकोनॉमी, वही अभी सामने आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इंडिया के पास मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब अब ना, ये तो हमने स्टार्टिंग के इकोनॉमिक्स के बारे में बस बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इकोनॉमिक्स का सम
बेसिक चीज स्टार्ट होता है, यहाँ से बेसिक टॉपिक से स्टार्ट होते हैं जो कि काफी मैंडेटरी हैं और अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बीपीएससी और कभी कभी तो यूपीएससी से भी ये सवाल किए जाते हैं। तो बेहतर है कि आप इस चीज को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आपका आता है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वो क्या होता है, मुद्रास्फीति। ठीक है। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में किसी गुड्स और सर्विसेज का जो है अचानक क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है ना। इट मीन्स मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं, महंगाई, है ना। अगर अचानक किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में किसी गुड्स का अगर आप या सर्विसेज का अगर प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यार महंगाई बढ़ गई, यार पहले तो सही थी, है ना। इट मीन्स क्या हो रहा है कि एक इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है। इसको दूसरे तरीके से कैसे हम समझें कि इन्फ्लेशन क्या कर रहा है कि हमारे परचेजिंग पावर को घटा रहा है। ठीक है, हमारे परचेजिंग पावर को घटा रहा है। अब ये लाइन समझ में नहीं आएगी कि परचेजिंग पावर घट कैसे रहा है ना। इसलिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप घर पे हैं, ठीक है, आपके यहाँ सब्जी खत्म हो गई, आपके फादर ने बोला कि आप जाइए और 1 केजी प्याज लेकर आइए, है ना। आप यहाँ से मार्केट में जाते हो और मम्मा ने या फिर फादर ने आपके क्या दिए, 20 रुपए दे दिए कि 20 रुपए केजी प्याज चलता है आजकल, तो आप 1 केजी प्याज लेके आ जाओ। आप यहाँ से गए पहले दिन, ठीक है, आप 1 केजी प्याज 20 रुपए में लेके चले आए। ठीक है, दूसरे दिन की कहानी भी यही थी कि आपके फादर ने 20 रुपए दोबारा से दिए, ठीक है, और बोला प्याज खत्म हो गया, प्याज दोबारा से ले आओ। आप वही मार्केट में उसी शॉप में जाते हो दोबारा, ठीक है, और देखते क्या हो कि आज जो है ओनियन का जो दाम है, प्याज के जो प्राइसेस हैं वो 40 रुपए हो चुके हैं, है ना। अब पहले जो कि 20 रुपए किलो दे रहा था, आज जो है 40 रुपए किलो दे रहा है ना। इट मीन्स कि जस्ट डबल्ड। ठीक है, जस्ट डबल्ड। अब आप याद करोगे कि आपके फादर ने पैसे कितने दिए हैं, आपके फादर ने तो पैसे कितने दिए हैं, 20 रुपए। ठीक है, और आपको खरीदना है 1 केजी ओनियन, आप खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, आप क्या कर दोगे, पहले जो 1 केजी खरीदते थे अब क्या कर दोगे, हाफ केजी। क्यों, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन समझिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, 20 रुपए में पहले आप 1 केजी लाते थे, वही आप 20 रुपए में हाफ केजी ला रहे हो, 1 केजी नहीं खरीद पाए। इट मीन्स क्या हुआ, आपका जो परचेजिंग पावर था, आपका जो खरीदने की जो क्षमता थी वो क्या हुई, घट गई, है ना। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारी परचेजिंग पावर या खरीदने की क्षमता जो है घटती है, सीधा सा लाइन, है ना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी परचेजिंग पावर पैसे की घटेगी। तो आज तक कोई भी सामान 100 रुपए तक कल जाकर 200 रुपए हो जाएगा तो आप खरीदोगे उस चीज को, ज्यादा नहीं खरीदोगे। क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, आपके परचेजिंग पावर पे वो असर डालेगा और आप कम परचेज करोगे, है ना। तो ये होता है इन्फ्लेशन। अब समझेंगे हम इस चीज को कि इन्फ्लेशन, हमने समझ लिया कि महंगाई, ये चीज तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गई। अब महंगाई किन किन वजह से बढ़ता है या फिर महंगाई कितने तरह का हो सकता है, इस चीज पे हम गौर करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि महंगाई 3 चीजों पे बेस्ड होती है। पहला क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाए तो महंगाई आ सकती है। ठीक है, मान लीजिए सप्लाई इतनी है लेकिन डिमांड बढ़ गई, ठीक है, दुकानदार क्या करेगा, दाम को बढ़ा देगा, है ना, तो महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन हुआ, मुद्रास्फीति बढ़ी। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट बेस्ड, है ना, किसी चीज का किसी प्रोडक्ट का या किसी गुड्स का अचानक से प्राइस बढ़ जाए, है ना, तो दुकानदार भी क्या करेगा, प्राइस बढ़ाएगा। ठीक है, आप फिर से परचेजिंग पावर आपकी घटेगी, है ना, तो वो भी इन्फ्लेशन हुआ। तीसरी तीसरी जो हुई स्ट्रक्चर बेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब मैं बताऊंगा मुद्रास्फीति के बारे में कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स कहने का मतलब किस किस पॉइंट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन किसकी किसकी वजह से हो सकता है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया कि डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है, तो डिमांड बढ़ती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। अब आप बताओगे कि सर डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कैसे आ जाएगा, तो सीधा सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। ठीक है, जो आप लोगों को अक्सर याद आएगा, है ना, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लेके चलूंगा जो आप बिल्कुल समझ सकते हो, है ना। बेसिक एग्जांपल लेके चलो, मान लो कि छठ पूजा जो कि बिहार में अक्सर फेमस होती है ना। बिहार में छठ पूजा के दौरान जो है जब आप फल लेने जाते हो तो नॉर्मली जनरली अभी लोग, ठीक है, सेब वगैरह लो 40 रुपए केजी, 50 रुपए केजी देंगे, लेकिन वही अगर आप छठ के टाइम पे खरीदने जाओगे तो उसका जो प्राइस होगा 100 120 के रुपीज केजी के आसपास हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, जो एवरेज प्राइस जो 40-50 रुपए केजी था आज डबल हो चुका है ना। इट मीन्स व्हाट,
क्या सेब वगैरह का जो है इंपोर्ट हमारे पास रुक गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सप्लाई हमारे पास बिल्कुल सेम है, बट डिमांड वहां पे बढ़ चुका है। तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ा तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, वो भी डबल हो गया है। ठीक है, नवरात्र के समय याद रखो, कोई भी फ्रूट्स वगैरह के दाम एक दिन पहले 2 दिन पहले 4 दिन पहले देखो। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेट्स पे बिकते हैं वही है। जैसे मान लो केला ही है, ठीक है, आज 30 रुपए दर्जन दे रहा है। ठीक है, नवरात्र के 2 दिन पहले आप चले जाओ, ठीक है, 60 रुपए 80 रुपए दर्जन मिल जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि सप्लाई खत्म हो गई? नहीं, डिमांड बढ़ रहा है ना। तो डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, हमारा इन्फ्लेशन, हमारा प्राइसेस जो है वो बढ़ गया, है ना, महंगाई बढ़ गई। इट मीन्स कि हमारा महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, किसकी वजह से? डिमांड की वजह से। तो पहला हुआ डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन। इट मीन्स कि डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन। समझ में आया? बिल्कुल बारीकी से समझिएगा इस चीज को। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन। इट मीन्स कि अगर कोई गुड्स है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके कॉस्ट में अगर इंक्रीमेंट हो जाए तो भी इन्फ्लेशन आ सकता है। जैसे थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन जब मैं एग्जांपल दूंगा तो बेहतर ढंग से आप समझोगे। जैसे मान लीजिए कि आज आप एक बाइक खरीदने जाते हो, ठीक है, आज मान लो एक नॉर्मल सी बाइक है, उसका दाम 50,000 रुपए है ना। अब मान लो कि कुछ ऐसा होता है कि जहां पे इसकी फैक्ट्री थी, वहां पे वर्कर ने हंगामा किया कि हमारे सैलरीज को बढ़ाओ, है ना। कंपनी ने क्या करा, उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने क्या, अब साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस करा कि जितने भी मोटर व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स उनके ऊपर टैक्सेस जो 10% बढ़ा दिया गया है ना। 10% टैक्सेस भी बढ़ गए। अब जहां से आप रॉ मटेरियल्स ले रहे थे, रॉ मटेरियल्स के दाम भी अचानक बढ़ गए, है ना। ध्यान से सोचिएगा क्या हो रहा है ना। आप आज एक बाइक खरीदने जा रहे थे जो 50,000 रुपए की थी, ठीक है, उसको आपने बोला कि नहीं आज नहीं लूंगा। अब ध्यान दीजिए, एक कंडीशन आ रहा है कि वर्कर का हंगामा हुआ कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, तो कंपनी ने उनकी सैलरी बढ़ा दी, एक बेसिक मिनिमम कर दी कि इतनी सैलरी मिलेगी। मान लीजिए पहले 10,000 रुपये मिलते, तब कर दिया कि 15,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, उनकी सैलरी बढ़ गई। दूसरा, गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि जो पहले टैक्सेस लग रहे थे, अब जो है 5% या 10% टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, जब आप ऑन रोड लाओगे या फिर ऑन रोड बेचने के लिए लाओगे तो। ठीक है, तीसरी चीज, जहां से कंपनी रॉ मटेरियल्स को उठाती थी, उसके प्राइसेस में भी हाइक उठा है ना, उसमें भी इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे एक सीधे से सवाल का जवाब बता दो कि जिस बाइक का जो प्राइस था 50,000 रुपये था, इतना कुछ होने के बाद भी कल को उस बाइक का प्राइस 50,000 रुपये रहेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका दाम बढ़ेगा। अब क्या होगा कि उसने वर्कर्स के वेजेस को बढ़ाया, उनकी सैलरीज को बढ़ाया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली बाइक के दाम में भी इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या ऐसा हुआ है कि डिमांड ज्यादा आ रही थी इसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ? नहीं, डिमांड तो जो आ रही थी वो सेम टू सेम है, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़े, वर्कर्स की सैलरीज बढ़ी, गवर्नमेंट के जो टैक्स बढ़े हैं, उनकी वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ, जो महंगाई बढ़ी है, उसको बोलते हैं कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन। इट मीन कि प्रोडक्ट्स के अंदर की वजह से एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसको बोलते हैं कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन, जिसमें कि डिमांड का कोई रोल नहीं है ना। आपके बनाने वाली जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उसके दाम बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई, डिमांड और कॉस्ट बेस्ड। अब आते हैं स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन ऐसे क्लियर नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रक्चर इट मींस कि कहीं पे किसी रिसोर्सेज का अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम हो रहा है। इट मींस कि उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड इन्फ्लेशन। अब आप कहेंगे कि सर अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? तो जैसे मैं बता देता हूँ, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है कि सप्लाई रहना, लेकिन उस गुड्स को, ठीक है, स्टॉक में अपने पास रख लेना, मार्केट में नहीं उतारना, है ना। क्यों? क्योंकि जब डिमांड्स ज्यादा बढ़ेंगी, फिर जब ज्यादा लोग ढूंढने लगेंगे उसको, तब मैं मार्केट में ले आऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा, अचानक सब जगह से खत्म हो गया, वो अचानक निकालेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग, भी एक दूसरा नाम है। तो इसका कि सब जगह मान लो कि जो है सप्लाई उतनी की उतनी है, उसने अपने पास स्टॉक जमा करके रखा है। ठीक है, अब लोगों की डिमांड आ रही है, उसने क्या करा कि उसको महंगे दामों पे बेचना स्टार्ट किया, लेकिन जो जरूरतमंद लोग है वो क्या करेंगे, खरीदेंगे उस चीज को, है ना। तो स्टॉक अपने पास जमा करके जो अपना दाम बढ़ा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है ना। क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इट मीन्स की स्ट्रक्चर बेस्ड इन्फ्लेशन है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं
दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति। ठीक है, ये जो है डिफ्लेशन जो है जस्ट अपोजिट है इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था कि किसी पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, महंगाई बढ़ रही थी। ठीक है, अब इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है कि किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे गुड्स और सर्विसेज की जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है वो घट रहा है। जैसे फिर से मैं वही एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपके फादर ने 20 रुपए केजी जो ओनियन था वो लाने को दिया, आप एक दिन गए 20 रुपए केजी 1 केजी ओनियन लेके आ गए। दूसरे दिन आपके फादर ने फिर बोला कि जाओ प्याज खत्म हो गई दोबारा से ले आओ। अब आप जैसे ही मार्केट जाते हो वहां पे आप क्या देखते हो कि प्याज जो है 10 रुपए केजी है, तो आपके पास कितने हैं पॉकेट में? 20 रुपए हैं। तो आप कितने लाओगे? क्या 1 केजी लाओगे? नहीं, 2 केजी मिल सकता है आपको, है ना। इट मीन्स कि आपको खरीदना 1 केजी था लेकिन आपने खरीदा कितना? 2 केजी। तो क्या हुआ? पहले ध्यान रखिएगा, पहले आपको खरीदना 1 केजी था लेकिन आपने खरीदा था कितना? हाफ केजी। अब क्या हो रहा है डिफ्लेशन में कि आपको खरीदना था 1 केजी लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच गए जिसमें कि आपको 2 केजी आ सकता है। ठीक है, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि आप अब प्याज कैसा है? 10 रुपए केजी। अब आपके पास पॉकेट में कितना है? 20 रुपए। ठीक है, इट मीन्स कि आप 2 केजी प्याज लेकर आए, है ना। तो आपके फादर ने 20 रुपए दिए थे कि 1 केजी प्याज ले आओ और आप कितने लेके आ गए? 2 केजी प्याज। इट मीन्स कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी है ना। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोगों की परचेजिंग पावर घटती है, डिफ्लेशन में क्या होता है? परचेजिंग पावर बढ़ती है, जस्ट उल्टा। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे जिसका नाम है डिसइंफ्लेशन। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्फीति। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है घटता है। ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? घटता है। अब आप बोलोगे सर रेट ऑफ इन्फ्लेशन करने का मतलब क्या है? तो मैंने सीधा सा एक एग्जांपल सेट करा है क्योंकि एग्जांपल से समझना ज्यादा बेहतर होता है ना। तो एग्जांपल से मैं समझ रहा हूँ कि मान लो कोई भी ऐसा गुड्स है, ठीक है, जिसका एवरेज प्राइस 2015 के जून महीने में 100 रुपए थे। ठीक है, और उस जुलाई में कितने थे? 100 रुपए थे। ठीक है, अब एक साल के बाद मान लो एवरेज प्राइस जो है 2016 में 110 रुपए हुए। इट मीन्स कि कितने की इन्फ्लेशन आई? महंगाई कितने की आई? 10 रुपए की। 100 से 110 रुपए हुए हैं। ठीक है, और जुलाई में 105 रुपए हुए हैं। तो डिफरेंस क्या आप समझ पा रहे हो? पहले जून में 100 रुपए थे, ठीक है, 2016 में 110 हुए, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। रेट ऑफ 10% का इंक्रीमेंट हुआ और जुलाई में 5% का इंक्रीमेंट हुआ। तो क्या आप बोल सकते हो कि महंगाई घट गई है? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हो कि महंगाई घटी है, लेकिन न्यूट्रल नहीं हुई है। न्यूट्रल तब होती जब 100 और 100 दोनों यहाँ होता है, लेकिन 100 और 105 इट मीन्स कि 5% अभी भी महंगाई है, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% घटा है। पहले 10% था, अब 5% हो गया। ठीक है, इट मीन इसकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन घटा है ना। महंगाई ज्यादा थी, अब थोड़ी कम है, लेकिन है ना। तो थोड़ी कम तो है, इट मीन्स की रेट क्या हुआ है? इन्फ्लेशन का घटा है। इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ, जितना था उससे थोड़ा तो घटा है, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। अब तीसरा टॉपिक जो है हमारा, जो कि लास्ट है आज के लिए, ठीक है, स्टैगफ्लेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी, है ना। जो आजकल हमारे कोविड-19 जो हमारा अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस जो अभी हमारा चल रहा है, उस हिसाब से अगर देखो तो यही लग रहा है कि भारत में भी मंदी आने के कगार पे है है ना। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मंदी आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो मंदी आपको नजर आने लगेगी, है ना। तो उसके पहले हम समझेंगे कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है और बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी पे। ठीक है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि इसमें ना दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा इन्फ्लेशन। कहने का मतलब बेरोजगारी भी है और साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों कंडीशन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, आखिर एग्जांपल्स के थ्रू समझने में स्टैगफ्लेशन ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो अब बताइए आपकी, जैसे अचानक इन्फ्लेशन हुआ हमारे देश में, ठीक है, या मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, आप कोई गुड्स या फिर मान लीजिए आप मास्क बनाते थे पहले, ठीक है, अभी मास्क का कोविड-19 का जमाना है, ठीक है, तो मैं यही एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि आप मास्क बना रहे हैं, ठीक है, अब इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से अचानक जो है दाम बढ़ जाते हैं, है ना। तो आपने क्या करा? मास्क का भी दाम जो है बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब बताइए पहले जो लोग आते थे आपके पास,
100 कस्टमर्स आते थे पहले आपके पास खरीदने के लिए, क्या अब उतने सारे कस्टमर्स आएँगे दाम बढ़ने के बाद? नहीं आएँगे। अब मान लीजिए 50 कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना? तो पहले मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का जो दाम था ₹200 था, वो आपने बढ़ा के ₹700 कर दिया है, तो आपके पास कस्टमर्स नहीं आएँगे उतने, है ना? कम कस्टमर आएँगे। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से आपने कमोडिटी या किसी भी गुड्स के प्राइसेस को बढ़ाया, तो आपके पास पब्लिक कम गई, ठीक है? तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन क्या होगा? रुक जाएगा, है ना? जिस लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे थे, अब जब कोई आ ही नहीं रहा, तो प्रोडक्शन किस बात की करोगे? नहीं करोगे, ठीक है? अब जब आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो ये बताओ दूसरी कंपनी से आप रॉ मटेरियल्स लोगे? रॉ मटेरियल जो बाहर से आप मंगवाते थे, तभी तो आप उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके सब कुछ करके असेंबल करते थे। तो आपने क्या देखा है कि आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, पब्लिक नहीं आ रही खरीदने, आपने प्रोडक्शन बंद कर रखा है, तो क्या आप रॉ मटेरियल्स मंगवाओगे कंपनी से? नहीं मंगवाओगे, ठीक है? जब रॉ मटेरियल्स नहीं मंगवाओगे, कंपनी में प्रोडक्शंस नहीं होगा, तो क्या होगा? आप वर्कर को रखोगे? नहीं रखोगे। इट मीन्स कि वर्कर भी आप रिमूव करोगे। तो क्या हो रहा है? महँगाई बढ़ रही है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप वर्कर हटाओगे, ठीक है? क्योंकि कंपनी में कुछ हो ही नहीं रहा, रॉ मटेरियल भी आप नहीं ले रहे, प्रोडक्शन भी आपका नहीं हो रहा, तो वर्कर किस बात का, है ना? तो आप क्या करोगे? वर्कर को धीरे-धीरे हटाना स्टार्ट करोगे। तो वर्कर जो हट रहा है, वो कहाँ जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट में। तो क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। इन्फ्लेशन से हम चले थे, इन्फ्लेशन स्टार्ट हमने करा था, अब क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट पे आके हम खत्म हो रहे हैं। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन के साथ-साथ अनएम्प्लॉयमेंट अगर आ जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन, ठीक है? एग्ज़ाम्पल फिर से समझिएगा। मान लीजिए कि आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? और अचानक महँगाई की वजह से आप उसके प्राइसेज़ को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए पहले ₹400 की आपकी कोई गुड्स चल रही थी आपकी कंपनी की, अब आपने उसके 700 कर दिया, तो आपके पास पब्लिक जाएगी? नहीं जाएगी। जब आपके पास पब्लिक नहीं जा रही है, तो आप उसका प्रोडक्शन और करोगे? नहीं करोगे। आप सोचोगे जो भी बचा हुआ उसको निकालो। जब आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो आप रॉ मटेरियल दूसरी कंपनी से मंगवाओगे? नहीं मंगवाओगे। जब आप रॉ मटेरियल नहीं मंगवाओगे, तो आप वर्कर को सैलरी दोगे? नहीं दोगे। बैठा के थोड़ी दोगे सैलरी यार, है ना? इट मीन्स कि आप वर्कर को फायर आउट करोगे। तो वर्कर को जब फायर आउट करोगे, तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होगा। तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन से जाके रुका कहाँ? अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। अगर मैं इसी चीज़ को ग्राफ पे डिनोट करूँ, जो सामने आपके नज़र आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का ग्राफ बना दूँ, तो इस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग फिलिप्स कर्व, जो कि काफ़ी बार यूपीएससी में आ चुका है कि फिलिप्स कर्व होता क्या है? तो फिलिप्स कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ठीक है? अब समझेंगे कि एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में ग्राफ बनता कैसा है, ठीक है? अब एक बात सोचो, यहाँ पे देखो, U4 कहने का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, और W4 क्या है? वेजेस या फिर इन्फ्लेशन जिसको बोल सकता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान देना कि U4 यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? U3, U2, U1। U1 इट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, U2 मतलब उससे कम है, U3 मतलब उससे कम है, U4 मतलब सब लगभग एम्प्लॉयड है ना? तो अगर एम्प्लॉयमेंट है आपके पास, तो क्या होगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदोगे, इट मीन्स कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, है ना? तो क्या होगा? महँगाई बढ़ेगी, ठीक है? तो महँगाई कहाँ है अभी? W4 पे है। लेकिन आप कुछ लोगों की नौकरी चली गई, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो आप प्रोडक्ट्स खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ज़्यादा, तो क्या होगी? डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो महँगाई घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो डिमांड मान लीजिए फिर से इन्फ्लेशन जो है महँगाई घट के W3 पे आ गई। मान लो कुछ देर के बाद और U2 पे आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई, बेरोज़गारी और बढ़ गई, तो महँगाई घटेगी या बढ़ेगी? महँगाई और घटेगी, ठीक है? महँगाई और घट गई। मान लो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ी, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन और घटेगा। तो जैसे-जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वैसे-वैसे महँगाई घटेगी। तो इसके बीच का जो एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ है, उसको बोलते हैं हम लोग फिलिप्स कर्व, है ना? तो अगर कोई पूछे कि फिलिप्स कर्व क्या होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? कल जब मैं अभी लेक्चर लेके आऊँगा, तो हम पढ़ेंगे मॉनेटरीज़ पॉलिसीज़ के बारे में, जिसमें आएगा सीआरआर, है ना? आईएमएफ, ठीक है? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? और भी बहुत कुछ आएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? तो वो सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अगर इसमें अगर कोई भी ऐसा टॉपिक था जो मैंने अभी बताया, उसमें आपको लगता है कि ये डाउट का सिलसिला है, मेरे को इसमें और ज़्यादा नॉलेज मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट करें, लाइक करें, बिल्कुल मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा, ठीक है? लेकिन आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी फिर कल मिलेंगे इसी वीडियोज़ के साथ किसी नए टॉपिक पे। थैंक्स अ लॉट, बाय-बाय। Enhancing education.
one of SAP's top social priorities worldwide.